ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आपको मिलती है और किसी टॉपिक पर किसी व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। तो याद रखिए, हो सकता है कि आप इनके विचारों से सहमत हों, ना सहमत हों, लेकिन इनके अपने विचार होते हैं। विशेष अधिकार ना मिलने की छटपटाहट। कई बार क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए बीजेपी की विचारधारा का कोई व्यक्ति ये आर्टिकल लिख रहा है, तो वो कांग्रेस की कमियां ही कमियां बताएगा, और अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति आर्टिकल लिख रहा है तो वो बीजेपी की कमियां ही कमियां बताएगा। तो लाख कोशिशों के बावजूद गांधी परिवार अपनी कानूनी परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहा है। 2014 के बाद से ही उसके लिए यह स्थिति पैदा हुई, उसे अदालतों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आजादी के तत्काल बाद से ही नेहरू गांधी परिवार कानून से ऊपर माना जाता रहा है। तरह तरह की कानूनी परेशानियों से यह परिवार साफ बच निकलता रहा है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति को बदल कर रख दिया और इसी कारण गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले की गिरफ्त में है। नतीजतन गांधी परिवार में अजीब तरह की बेचैनी है। उसका असर राहुल गांधी की देहभाषा पर, उनकी जुबान पर भी है। राहुल गांधी, उनके लोग कभी चुनाव आयोग तो कभी अदालत के खिलाफ बोलते हैं और कभी संसद के पीठासीन अधिकारियों को अपमानित करते हैं। देखिए, अगर चुनाव आयोग की बात करें तो जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इसे भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर हम बात करें कि अदालत की, तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखें, इससे उन्हें कोई राजनीतिक या चुनाव लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी यह समझते हैं कि मोदी तथा संवैधानिक संस्थाओं पर भी तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर उन्हें अपने स्तर पर नीचे खींचे लाएंगे, ताकि हम लोग मोदी को उनसे बेहतर ना माने। पर ऐसा तो तब होगा जब प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण हाथ लगे। राहुल गांधी को हवा में तीर चलाने से अब तक कोई लाभ नहीं मिला। उल्टे विपक्षी गठबंधन के अधिकतर दलों ने उन्हें एक विफल नेता मानकर उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। नेहरू गांधी परिवार में 2014 तक यह धारणा बनी हुई थी कि यह परिवार किसी भी कानून से ऊपर है। भारत उसकी मिल्कियत है, उसे ही देश पर शासन करने का नैसर्गिक अधिकार है। मोदी के सत्तासीन हो जाने के बाद परिवार का वह विशेष अधिकार समाप्त हो गया है। नेहरू गांधी परिवार कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत वाली व्यवहारिक स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सोनिया राहुल की छटपटाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे पहले इस परिवार को इतनी छूट रही कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कहा करते थे कि प्रथम परिवार को छूना तक नहीं है। ऐसे आघोषित विशेष अधिकार प्राप्त परिवार के सामने जब कानूनी गिरफ्त से बचने का कोई तरीका नजर ना आए तो उसकी मनोदशा कैसी होगी, इसकी कल्पना कर लीजिए। और इस तनाव और छटपटाहट के कारण ही राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका भी गरिमापूर्ण ढंग से निभाने में विफल रहे। यदि प्रतिपक्ष का नेता विवेकपूर्ण ढंग से ठोस तथ्यों पर आधारित अपनी बातें रखे तो जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़े, छवि बेहतर हो। पर राहुल गांधी ने अपनी असंगत बोली तथा असामान्य देह भाषा के जरिए सदन की गरिमा गिराने की जितनी कोशिश की है वह भूतपूर्व है। अपने परिवार के इतिहास के गर्भ में पल रहे राहुल गांधी ने पूर्वजों के इतिहास के किस्से सुने रखे होंगे। संभवतः अपने प्रति उसी तरह के व्यवहार की उम्मीद वह मौजूदा सरकार से भी कर रहे होंगे। अब यह संभव नहीं है। आप देखेंगे कि गांधी परिवार का पहला कानूनी संकट नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आया। 1949 में लंदन में भारतीय उच्चायुक्त बीके कृष्ण मेनन पर जीप घोटाले का गंभीर आरोप लगा। कांग्रेस नेता अनंत संयम एंगर की जांच कमेटी ने उन्हें सरसरी तौर पर दोषी माना और विकृत न्यायिक जांच की सिफारिश की। न्यायिक जांच के परिणाम स्वरूप सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक जानकारियां सामने आने का खतरा दिखा। इसलिए तत्कालीन गृह मंत्री ने 30 सितंबर 1955 को लोकसभा में यह घोषणा कर दी कि जीप घोटाले के इस मामले को बंद कर दिया गया। 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया था, तो यह आरोप साबित हो गया कि चुनाव में उन्होंने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया। कोई अन्य उपाय न देखते हुए इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और चुनाव कानून बदल दिया। और देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की बात हो रही है। और आप देखिए, इस तरह उनकी सदस्यता और गद्दी दोनों बच गए। एक अन्य तरह के
जीप घोटाले के सिलसिले में 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर अगले दिन दिल्ली के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सबूत मांगा तो सीबीआई के वकील ने कहा कि जांच हो रही है। मजिस्ट्रेट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को रिहा करने का आदेश दिया। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1979 में जनता पार्टी में आंतरिक कलह के कारण मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को संदेश भेजा कि आप संजय गांधी के खिलाफ जारी मुकदमे को वापस ले लें। चौधरी चरण सिंह ने इनकार किया तो उनकी सरकार गिरा दी गई। 1980 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी और फिर कौन मुकदमा और कैसी जांच, अब सब कुछ समाप्त हो गया। जब 1990 में कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी ने उन्हें संदेश भेजा कि बोफोर्स केस वापस कर लीजिए। ऐसा करने से मना करते हुए चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। गत दिनों खबर आई कि बोफोर्स मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। ज्ञात हो कि 2004 में बोफोर्स मामले में राजीव गांधी संबंधित दलाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सीबीआई को अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि एजेंसी के लॉ अफसर ने अपील के लिए इसे एक मजबूत मामला बताया था। नेहरू गांधी परिवार की समस्या है कि सरकार तथा संवैधानिक संस्थाओं पर ओछे आरोपों और टिप्पणियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस परिवार को कानूनों के से ऊपर नहीं मान रहे और इसी कारण यह परिवार उन पर अनावश्यक रूप से हमलावर रहता है। लेखक वरिष्ठ स्तंभकार राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है सुरेंद्र किशोर, इनके द्वारा लिखा गया है। तो भैया इनके अपने विचार हैं। हो सकता है कि देखिए जो कांग्रेस के विचारधारा वाले होंगे वो कहेंगे कि भैया कमियां ही कमियां बता दी, अच्छाइयां भी बता देते तो और अच्छा रहता। तो मैंने पहले भी कहा है कि अब देखिए अपने विचार हैं इनके लेखक के। गंभीर संकट का काम चलाओ समाधान। वह तो भला हो प्रकृति का कि दिसंबर के अंतिम दिनों में दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश हो गई, वरना राजधानी क्षेत्र की कोई 4 करोड़ आबादी वाले लगभग जहर को सांसे के जरिए अपने शरीर में उतार रहे हैं। यानी कि वायु प्रदूषण की बात हो रही है। जो आप देखते हैं कि जहरीली हवा ले रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। एक और आपको बात बता दूं, जो आंकड़े आते हों उनमें सुनते रहते होंगे कि ऐसा नहीं कि जो जन्म ले चुके, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हीं पर प्रदूषित वायु का प्रभाव पड़ता है, जहरीली हवा का प्रभाव पड़ता है। जो माँ के गर्भ में भी है उन्हें भी नुकसान हो रहा है। और अब ऐसा नहीं कि जो लोग सिगरेट या फिर बीड़ी पीते हैं उन्हीं को लंग कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर। अब जो जहरीली हवा ले रहे हैं ना उन्हें भी हो सकता है। ये खबरें आने लगी हैं, रिपोर्ट आने लगी हैं। वरना आप देखते हैं कि इससे पहले ग्रेप की कई पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार था। अभी ना शहर में ट्रक आ रहे हैं, ना निर्माण कार्य चल रहा है, ना हरियाणा पंजाब में पराली जल रही है, ना ही कहीं आतिशबाजी हो रही है। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में होना दर्शाता है कि सरकार में बैठे लोग या तो वायु प्रदूषण के असल मर्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई ईमानदारी से इसका निदान नहीं चाहता है। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल करीब 300 है। इस बार आप देखिए, इस बार तो ठंड शुरू होने से पहले, बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु को जहर होने से रोकने की कार्य योजना मांगी थी। अफसोस की सरकार में बैठे लोग इंसान से उपजी दिक्कतों का हल मशीनों में खोजने का असफल प्रयोग करते रहे, जबकि जहरीली हवा यहाँ के लोगों की जिंदगी के साल कम कर रही है। वह छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। इससे समाज और सरकार दोनों पर भारी आर्थिक नुकसान की मार भी पड़ रही है। अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई जा पा रही है, तब यह सहज ही समझा जा सकता है कि शेष उत्तर भारत में प्रदूषण रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा होगा। दिल्ली जैसे महानगर की त्रासदी है कि वे किसी भी समस्या के लिए पड़ोसी को दोषी बताने को तत्पर रहते हैं और अपनी आदतों और प्रकृति हंताकटों को कभी मजबूरी तो कभी हक के साथ स्वीकार नहीं करते हैं। यह बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिर से कही कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है, जिसकी अति सूक्ष्म कण PM 2.5 में भागीदारी 18.8% है। दुर्भाग्य है कि सभी जानते हैं कि दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका वाहनों से निकलते हुए धुएं, खासकर सड़कों पर लगने वाले जाम की है, लेकिन समूचा तंत्र इस विषय में पूरी तरह से गैर संवेदनशील है। इसके बावजूद वाहनों के परिचालन में सख्ती के ना तो निवासी तैयार है, ना वाहन बेचने या कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाएं और ना ही पेट्रोल डीजल बेचने वाली लावी। वाहनों के उत्सर्जन में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण गंभीर होता जाता है। हमें समझना होगा कि वाहन चलने से केवल ईंधन उत्सर्जन ही हवा को जहर नहीं बनाता है, बल्कि वाहन में लगी बैटरी से निकलने वाले अम्लीय अदृश्य धुएं और टायरों के सड़कों से घर्षण से उत्पन्न हुए बारीक रबड़ कण भी कम जानलेवा नहीं होते हैं। और देखिए
देखते हैं ना आप लोग, रोड पर निकल के देखिए, ऐसे उबरा गए हैं वाहन। आप देखते हैं कि भरी रहती हैं सड़कें। आप एक साइड से दूसरी साइड पार करने में आपको सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दफ्तर और स्कूल के समय में बदलाव करने का प्रयोग किया था, लेकिन वह अंतराल महज आधे घंटे का था। लिहाजा उसका कोई असर परिवहन पर नहीं पड़ा। कई बार तो लगता है कि सरकार में बैठे लोग लोग इंसानों की जान बचाने के लिए बचाने के लिए अधिक अदालतों के सामने अपनी खाल बचाने के लिए गैर जरूरी प्रयोग कर अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लेते हैं। वायु प्रदूषण और मौसम की स्थितियां वायु में प्रदूषण के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने के दो ही बड़े कारण हैं, हाइड्रोजन और धूल। हाइड्रोजन का उत्सर्जन या तो औद्योगिक गतिविधियों से होता है या फिर ऑटोमोबाइल के धुएं से। पक्की सड़कों वाले शहर में धूल कण का आगम भी यातायात की हलचल ही है। और आप देखेंगे इसमें थोड़ा मौसम नम हुआ, ओस गिरी, तो यही दोनों प्रदूषक का संयोजन अक्सर स्मॉग यानी धुंध पैदा कर देता है, वही जानलेवा होता है। और तब तापमान गिरता है, ठंडी हवा जमीन को ढक लेती है, तो किसी भी गर्म हवा को इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। इस तरह प्रदूषक कण घनी ठंडी हवा में कहीं फैल नहीं पाते हैं और इस प्रकार धूल और जहरीली कणों वाली हवा पूरे परिवेश को ढक लेती है। क्योंकि ठंडी हवा अधिक घनी होती है और धीमी गति से बहती है, इसलिए दूषित हवा के हमारी सांसों में बस जाने और उसके गंभीर परिणाम होने की आशंका ठंड ओस के दिनों में सर्वाधिक होती है। यदि विज्ञान के इसी सिद्धांत के मुताबिक दिल्ली में सतर्कता बरती जाए और प्रदूषण नियंत्रण की योजना बने तो इस संकट को काफी कुछ कम किया जा सकता है। सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए खराब वाहनों को सड़क पर आने से रोकने जैसे तत्कालिक उपाय तो ठीक है, लेकिन आप देखिए इसके लिए कुछ दूरगामी उपाय भी करने होंगे, जैसे गैर जरूरी कार्यालयों को दिल्ली एनसीआर से दूर भेजना होगा, बस स्टैंड की मौजूदा व्यवस्था में सुधार और रिंग रेलवे को मजबूत करना होगा। अलग अलग सड़कों पर विभिन्न गति वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगानी होगी। आवासीय इलाकों में बाजार बनाने से रोकना होगा। साथ ही गंभीर दिनों में हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि आयोजनों पर रोक लगानी होगी जो सड़क घेरते हों, जाम पैदा करते हों। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं। इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए, देखिए, तब आप देखेंगे आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब राजनीति की बात करें हम लोग तो क्या मतलब है, क्योंकि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद बची नहीं है। अब आप देखिए वही कांग्रेस आज ईवीएम का विरोध कर रही, जीएसटी का विरोध कर रही है। जब वो सत्ता पक्ष में था तो इसका पक्ष लेती थी, वही बीजेपी इसका पक्ष ले रही है जो विपक्ष में थी। तो आप देखिए देश भर में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ यात्राएं निकालती थी, किताब लिखती थी। तो ये सब राजनेता सत्ता पक्ष में होते हैं तो कुछ और विचार होते हैं, और विपक्ष में जाते हैं तो कुछ और विचार इनके हो जाते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर बृहदारण्य उपनिषद का एक श्लोक है, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, क्योंकि अंधकार और अज्ञान युक्त जीवन मृत्यु के समान है। मानव जीवन को असत्य, अनाचार, अविवेक जैसे अनेक प्रकार के अंधकारों का ग्रहण लगा रहता है। वह इनमें उलझकर जीवन की सार्थकता भूल जाता है। जब कभी समझ में आता है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। ईश्वर प्रदत्त इस जीवन रूपी उपहार का कोई जन कल्याणकारी उपयोग नहीं कर पाता है। संस्कृत भाई हमें कम आती है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार जैसे अनेक प्रकार के अंधेर जीवन को प्रकाश की ओर बढ़ने में बाधक बनते हैं, और इनसे मुक्ति की प्रार्थना के बजाय पर्याय मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसी के लिए चेष्टारत रहता है। उसकी प्रार्थना में, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, सीख के सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी बने, धर्म रक्षक, वीर वृत्तधारी बने। जैसे सगुड़ी प्रार्थना के बजाय अन्य सभी सांसारिक इच्छा पूर्ति का समावेश ही मिलता है। सरल जीवन जीने और निर्मल मन मिलने की कामना का सर्वथा अभाव उसकी प्रार्थना में होता है, किंतु संसारिक सभी सुखापयोग भोग की इच्छा पर वह अवश्य करता है। लोगों को एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि छल छिद्र रहित कर्म से ही हम प्रभु के स्नेह के पात्र हो सकते हैं। इस राय के बाधक बनने अंधेर और अज्ञानता के फेरे मनुष्य की जड़ता समाप्त कर उसमें चैतन्यता जागृत ही नहीं होने देते। तमसो मां ज्योतिर्गमय के भाव से हमें न केवल संसारिक कामनाओं से निवृत्ति मिलेगी, वरना ज्ञानोदय होने से मन की आंखें भी खुलेंगी। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है।
केवल पढ़ना नहीं है, अपने जीवन में भी इसे लागू करना है, उतारना है। धार्मिक स्थलों का सच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के निकट समझे जाने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर जगह मंदिर ना खोजे वाले कथन से असहमति जताकर इस बहस को और तेज करने का काम किया है कि विवादित धार्मिक स्थलों पर क्या नीति होनी चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, मंदिर मस्जिद की बातें हो रही, उसी को लेकर यह बहस तभी छिड़ गई जब कुछ हिंदू संतों ने संघ प्रमुख के बयान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और इन संतों का कहना था कि विवादित धार्मिक स्थलों का सच जानना आवश्यक है। यही बात अब ऑर्गेनाइजर ने भी कह दी है। मोहन भागवत ने करीब 2 वर्ष पहले भी यह कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं खोजा जाना चाहिए, लेकिन तब असहमति के ऐसे स्वर नहीं उठे थे जैसे अब उठे हैं। इसका कारण शायद यह है कि हाल में अदालतों में ने कई विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे के आदेश दिए। काशी एवं धार में तो सर्वे हो भी चुका है। मथुरा में ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग की जा रही है। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा के बाद से मंदिर मस्जिद से जुड़े कुछ और विवाद सतह पर आ गए। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। पता नहीं इसका अंतिम निर्णय क्या होगा, लेकिन यह तय है कि मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद ऐसे किसी आदेश निर्देश से जो सुलझने वाले नहीं है। उसकी सच्चाई जानने की जरूरत नहीं, या फिर वे 1947 वाली स्थिति में बनाए रखें जाएं। ऐसा होने के आसार इसलिए नहीं है क्योंकि कई प्रमुख धार्मिक स्थल इसकी गवाही दे रहे हैं कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। प्रश्न यह है कि मंदिर मस्जिद विवादों को सुलझाया कैसे जाए। उचित यह होगा कि अतीत के घाव पर मरहम लगाने के लिए अन्य देशों की तरह ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जैसा कोई तंत्र बनाया जाए और वह पता लगाए कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाए जाने के दावा का सच क्या है। जो भी सच हो उसे स्वीकृत और अंकित किया जाए। यह सच मानने का यह मतलब नहीं हो सकता है कि देश भर में मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हर मस्जिद को हटाने की मांग की जाए, क्योंकि यह भी समय की मांग है कि देश मंदिर मस्जिद विवाद से आगे बढ़े। संभवतः मोहन भागवत के कहने का आशय यही है। जो भी हो, यह अपेक्षा भी ठीक नहीं होगी कि हिंदू समाज मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों से तब भी अपना दावा छोड़ दे जब यह सच सामने आ जाए कि वहां पहले मंदिर ही था। अच्छा यह होगा कि पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था दे जिससे धार्मिक स्थलों का विवाद शांति से सुलझे। सीधी सी बात एक कहा जा रहा है, और मोहन भागवत को छोड़िए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया मंदिर मस्जिद से आगे बढ़िए, हमें आगे देखना चाहिए और सबको बैठकर एक स्थायी समाधान निकाल लेना चाहिए। और हमें इनमें जातियों में धाराओं में ना फंसा होकर हमें चाइना को कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं, अमेरिका को कैसे टक्कर दे सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। हमें शिक्षा पर सोचना चाहिए, स्वास्थ्य पर सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदुत्व हिंदू की बात करता है संगठन। विवादों में निकाय चुनाव। हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव विवादों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, इनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है, वही करवाता है। हरियाणा निर्वाचन आयोग करवाता है। अब जनसंख्या विवाद, ये आप देखेंगे समय पर चुनाव न होने से पहले से ही विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब जनसंख्या विवाद के कारण देरी होने की पूरी आशंका बन गई। इसमें और विलंब राज्य तथा राज्यों के लोगों के लिए ठीक नहीं है। पहले से तय काम समय पर होना चाहिए। वास्तव में राज्य सरकार भले ही समय पर चुनाव कराने के प्रति गंभीर नजर आ रही है, लेकिन निर्धारित नियमों के कारण पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। नियमानुसार नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख आबादी होनी चाहिए, लेकिन मानेसर की आबादी इससे आधी है। इसके चलते अब इसके अस्तित्व पर सवाल उठना स्वाभाविक ही है। विपक्ष भी सरकार के इस निर्णय पर सवाल उठा चुका है। बयानबाजी का दौर भी खूब चला। जनसंख्या संबंधी शिकायतें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्थानीय निकाय विभाग में पहुंचने के बाद मामला पेचीदा हो गया है। राज्य में 10 नगर निगम है। इनमें से कई में मेयर नहीं है और कई में समय पर चुनाव न होने के कारण वह पद छोड़ चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेयर और पार्षद न होने के कारण वार्डों में विकास कार्य उतनी गति से नहीं हो पा रहे हैं जितनी तेजी की आवश्यकता है। बाढ़ प्रतिनिधि के बिना क्षेत्र की समस्याएं उठाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं होने से विकास कार्यों पर असर पड़ना चिंता बढ़ाने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल के आगमन के साथ ही चुनाव की घोषणा होने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर तैयारी में लगे हैं। और देखिए क्या रहता है कि अब बाढ़ की क्या समस्या है, ये वार्ड मेंबर ही जान सकता है। अब मुख्यमंत्री को तो मालूम नहीं होगा ना, और इसीलिए आप देखते हैं कि कहते हैं कि जो भी आपकी स्थानीय समस्याएं रहती है वो उसे स्थानीय प्रतिनिधि समझता है, उनका समाधान कैसे हो सकता है वो बेहतर जानता है। ये है हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका
हरियाणा। बच्चों की बेहतरी से जुड़ा निर्णय। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त करने का निर्णय लिया है और याद रहे कि इस नीति के अनुसार फेल होने के बावजूद विद्यार्थी अगली कक्षा में पहुंच जाते थे। नए नियमों के तहत अब 5वीं और 8वीं की परीक्षा में असफल होने वाले विद्यार्थियों को सफल घोषित नहीं किया जाएगा। अभी तक आप लोग देखते थे कि आसानी से बच्चे 8वीं 9वीं तक पहुंच जाते थे, उन्हें फेल नहीं किया जाता था। तो उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार फेल होने वाले बच्चों को 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। दोबारा परीक्षा देकर भी पास ना हो पाने वाले बच्चों को आगे की कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। और देखिए इससे क्या रहेगा, बच्चे थोड़े गंभीर भी रहेंगे। और क्या एक बार मौका मिल रहा है, अगर फिर भी पास नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चों की स्थिति सच में बुरी है। तो इसलिए और ऐसे विद्यार्थियों को उसी कक्षा में फिर पढ़ना होगा। हालांकि नए नियमों के साथ सरकार द्वारा यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि 8वीं तक के ऐसे बच्चों को विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। दरअसल यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से जुड़ा है। शुरुआती पड़ाव पर ही देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के पठन पाठन की नींव को मजबूती देने वाला है। सहजता से अगली कक्षा में पहुंचने की नीति असल में पढ़ाई के मोर्चे पर बच्चों को बुनियाद कमजोर करने वाली साबित हुई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2009 में विश्वविद्यालयों में नो डिटेंशन पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। इस नीति के तहत कक्षा 8वीं तक के बच्चों को फेल होने के बावजूद आगे की कक्षा में भेजने का प्रावधान किया गया था। 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन कर इसे बदलने पर विचार किया गया। हालिया निर्णय इसी बदलाव को धरातल पर उतारने की कवायद है, जिसका सीधा संबंध शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी और विद्यार्थियों में सीखने समझने के रुझान को कायम रखना है। विचारणीय है कि राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूल में बच्चों का नामांकन तो बढ़ा, पर शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। बालमन शिक्षा के प्रति गंभीरता से दूर हुआ है। बच्चों में कठिन विषयों को समझने के प्रयासों सृजनशील सोच से दूरी बढ़ी है। कुछ समय पहले प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था प्रथम के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में सामने आया कि 8वीं पास करने वाले अधिकतर विद्यार्थी सामान्य गणित के प्रश्न हल करना भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, 27% विद्यार्थियों को ठीक से हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आती है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 4 बच्चों में से एक बच्चा साधारण सा पाठ पढ़ना सीखे बिना ही 8वीं कक्षा तक पहुंच जाता है। ऐसे में मूल्यांकन व्यवस्था को गंभीरता से लेने का सोच ही बच्चों को सीखने समझने के मोर्चे पर सजग रख सकता है। शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार मानने वाले हमारे देश में बच्चों के लिए समान और सुलभ शिक्षा प्रणाली ही नहीं, परीक्षा का महत्व समझना भी आवश्यक है। अब आप देखिए, शिक्षा आप सब कुछ कर दीजिए लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे, इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ी पड़ी है। और आपने देखा होगा जैसे ही 9वीं 10वीं में वो पहुंचते हैं वो फेल हो जाते थे, उनमें से अधिकतर फेल हो जाते थे क्योंकि गंभीरता से पढ़ाई ही नहीं की उन्होंने। और इससे क्या रहे कि थोड़ा शिक्षकों की भी गुणवत्ता पर ध्यान रहे। उनकी पढ़ाई पर अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो शिक्षकों को भी देखना चाहिए कि उसकी कमी कहाँ है भाई, कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इसकी PDF एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती हैं, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। शिक्षा व्यवस्था में AI का उपयोग। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चाएं काफी हो रही हैं। तो लगभग 2 साल पहले नवंबर 2022 में ओपन AI नामक कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पहला भाषाई चैटबॉट ChatGPT लॉन्च किया था। तो सनसनी फैलाने वाले इस आविष्कार को लेकर सबसे तीखी प्रतिक्रिया शिक्षा जगत से ही मिली थी। पदार्पण के 5 दिनों के अंदर पूरी दुनिया भर में ChatGPT के 10 लाख लोगों के ग्राहक बनने के बावजूद शुरुआती दिनों में ही अमेरिका में कुछ विश्वविद्यालयों में इसके उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। न्यूयॉर्क और सिएटल स्थित विश्वविद्यालय कॉलेजों के प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि उसने उनके छात्र कैंपस में मौजूद रहने के दौरान अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप तथा सर्वर से जुड़े कंप्यूटरों पर ChatGPT नहीं खोल पाएंगे। अभी इस चर्चा का महत्व यह है कि हाल में केरल के एक शिक्षण संस्थान ने कई विषयों की पढ़ाई के लिए AI को बतौर विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा है। देश के कई निजी विश्वविद्यालयों में AI को न केवल एक अलग डिग्री कोर्स की तरह लिया जा रहा है, यह तब है जब शिक्षा शास्त्री और विशेषज्ञ इस जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वे शिकायत कर रहे हैं कि AI की मदद छात्रों की मौलिकता पर ग्रहण लगा रही है। ऐसी स्थिति में यह सवाल एक गंभीर विवेचना का विषय बन गया है कि दूसरे तमाम क्षेत्रों में AI की उल्लेखनीय भूमिका सामने आने के बावजूद क्या शिक्षा जगत को इससे अलग रखना चाहिए या फिर नए किस्म के ज्ञान की बहती गंगा में हाथ धोने से चूकना नहीं चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी तकनीक आती है, टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग भी रहते हैं, दुरुपयोग भी रहते हैं। अब देखिए, मेटा है, उससे आप लोग कह दीजिए कि 200 शब्दों में इस पर आंसर राइटिंग करिए, इतने 1000 शब्दों में निबंध लिख दीजिए, वो लिख देता है। तो आप लोगों की जो सोचने समझने की क्या रहती है
कि वो सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोच के कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वहां बोलेंगे, यहाँ आप लोगों को लिख के दे देगा वो। लेकिन जब आप खुद से करते थे, खुद से लिखते थे, तो बहुत सारी बार गलतियां होती थी बहुत, फिर उन गलतियों से आप सीखते थे और सुधार करते थे, उसके बाद लिखते थे। आप फायदा उठाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसी पर आंख बंद करके निर्भर हो जाना, ऐसा मत करिए। और बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। और आप देखिए, दवाओं जैसा क्लिनिकल ट्रायल, विज्ञान और चिकित्सा जगत में एक नियम बहुत प्रचलित है कि कोई भी नई इजाद आम जनता के सामने तब तक नहीं लाई जानी चाहिए जब तक कि उसके दुष्प्रभाव का सटीक आकलन नहीं हो जाए। चिकित्सा से जुड़े फार्मा उद्योग के लिए तो इसके लिए कड़े मानक हैं। किसी दवा या टीके को बनाने के बाद लंबे समय तक उसका मानवीय चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। कोविड महामारी की जटिल और आपदाकारी स्थितियों को छोड़ दें तो ऐसे अवसर कम ही आए हैं जब किसी दवा या टीके को लंबे समय परीक्षण के बिना आम जनता को उपलब्ध कराया गया है। दुनिया के तकनीकी और औद्योगिक विकास के क्रम में भी कोई मशीन या आविष्कार वर्षों या फिर कई बार तो दशकों के प्रयोग परीक्षणों के बाद स्थिति में आया कि आम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ तक कि कंप्यूटर जैसी मशीन और इंटरनेट जैसी जैसी तकनीक को ही आप देखें, तकनीक को अपनाने में भी दुनिया को कई दशक लग गए। लेकिन एआई को अपनाने के संबंध में भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक किस्म का उतावलापन दिखाई दे रहा है। इंटरनेट और तकनीक से जुड़ी निजी कंपनियों को इसमें अपना मुनाफा नजर आ रहा है, लेकिन सरकारों पर भी इसका पर्याप्त दबाव दिखाई दे रहा है कि वे अपने कार्यालयों में एआई से जुड़े प्रबंधों को जितना जल्द हो सके लागू कर दें। और इसमें संदेह नहीं है कि उद्योग जगत और इंटरनेट से संचालित अर्थव्यवस्था में इस चमत्कारी तकनीक एआई के बेशुमार आप देखिए फायदे हैं। एक इस नजरिए से वहाँ एआई टूल्स और सॉफ्टवेयर अपनाना समझदारी हो सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में एआई को लेकर तेजी से बन रही स्वीकारोक्ति किसी दबाव का नतीजा ज्यादा लगती है बजाय इसकी जरूरत के। ऐसा क्यों, इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले आप सवाल कोई सॉल्व करना होता था तो आप लोग क्या करते थे, घर में एक रफ कॉपी लेते थे, उस पर कई बार आप लोग करते थे, फिर देखते थे अच्छा इससे आ रहा है इसका आंसर बड़े जल्दी, तो वो ट्रिक आप लोग अपना लेते थे। आजकल तो एआई का, उससे बोल के देखिए कुछ, वो तुरंत आपको सोचने अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कई लोग मजाक में कह दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो इस दिमाग का जंग लग जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई और एआई, तो इतिहास में ज्यादा पीछे जाए बगैर हाल के 5 वर्षों में तकनीकी करिश्मे की बदौलत संभव हुई पढ़ाई की एक प्रमुख उदाहरण ऑनलाइन शिक्षा को देखें तो पता चलता है कि इससे कितनी बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई है। देखिए, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह से इसके भी हैं। और कोविड महामारी के दौरान हर किस्म की शिक्षा को जारी रखने का इकलौता विकल्प बारस्ता इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई करना था। मजबूरी में अपनाए गए इस विकल्प के नतीजे में जो पीढ़ी अगली कक्षाओं में गई उसके लिए कोविड पीढ़ी जैसी जुमले गढ़े गए, और इस पीढ़ी ने स्मार्टफोन के आगे सोते हुए या फिर कोई खेल करते हुए पढ़ाई कर अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट लिए है। इसका ज्ञान शून्य है। इसमें अमीरी गरीबी का फर्क भी दिखा है। जो लोग संसाधन विहीन थे उनके लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन जुटाना आर्थिक समस्याओं की वजह बन गया। इससे असमानता बढ़ी और पढ़ाई के नतीजे खराब हुए। इधर कुछ वैसे ही जल्दबाजी स्कूल और विश्वविद्यालयों में एआई को लेकर भी दिखाई दे रही है। पूछा जा सकता है कि शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों, स्वयं सरकारों के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि वे छात्रों को एआई की जानकारी से लैस करना चाहते हैं। दावा है कि इसके पीछे असल में एआई और डाटा एल्गोरिदम से जुड़ी तकनीक व इंटरनेट कंपनियों का दिमाग है। ये कंपनियां अपने कारोबारी उद्देश्य के लिए एआई से जुड़ा डाटा पैदा करके इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं ताकि एल्गोरिदम को उसकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन कर सकें। इस बारे में यूनेस्को की एक विशेषज्ञ का तर्क है कि इन कंपनियों का ध्यान शिक्षा से अधिक लाभ पर है। ऐसे में यह देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा एक ऐसा जरिया बन गया जहां एआई के इस्तेमाल से भविष्य के उपभोक्ताओं तक आसान पहुंच बनाई जा सकती है, और इसके लिए ये कंपनियां सरकारों और शिक्षा जगत को एआई के लिए लुभा रही हैं, और इसके लिए बेहद सस्ती दरों पर एआई के एप्लीकेशन और संबंधित तकनीकें बेचकर उन्हें अपने झांसे में ले रही हैं। पर क्या शिक्षा जगत में एआई के कुछ लाभ भी है? भ्रम का शिकार वह आप देखते हैं कि सवाल यह है कि एक आईटी राष्ट्र के तौर पर दुनिया में काफी दबदबा रखने वाले हमारे देश की शिक्षा जगत में एआई को लेकर क्या रुख अपनाया जाना चाहिए? इस सवाल के जवाब में विकसित देशों के उदाहरण देना समीचीन होगा। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में महज 6% हाई स्कूल शिक्षकों ने माना कि कक्षाओं में पढ़ाई के लिए एआई के इस्तेमाल का कोई मतलब है, यानी 94% शिक्षक इसके विरोध में। वहीं फ्रांस में इसी तरह की एक पहल के रूप में जब गृह कार्य करने के लिए होमवर्क ऐप MIA लाने की घोषणा हुई तो इसके समर्थन विरोध में वही राजनीतिक संकट की स्थिति बन गई। अंततः इस योजना को रद्द कर दिया गया।
वेटन में भी इसी तरह का एआई ऐप स्पार्क्स लाया गया तो तमाम अभिभावक ने इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि इससे पढ़ाई का मजा जाता जा रहा है और बच्चे इससे कुशल कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह यह बताई गई कि ये ज़्यादातर एआई टूल या ऐप बच्चों को उस समाज से काट देते हैं जहां वे परस्पर संवाद से बहुत कुछ मौलिकता के साथ सीखते हैं। एआई की दुनिया बेशक तेज हो, लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी हकीकत है कि सच्चाई से अलग एक ऐसे दुनिया में ले जाती है जहां नकली चीजें असली लगती हैं और पराये ज्ञान को लोग अपना मानकर किसी भ्रम के शिकार हो सकते हैं। सीमाओं को समझते हुए ली जाए एआई की मदद। तो वर्तमान सदी के पदार्पण के साथ दुनिया में यह बहस जोरों पर थी कि यदि कंप्यूटर इसी तरह हावी हो गए तो वे भारी तबाही ला सकते हैं, नौकरियां जा सकती हैं, कंप्यूटर वायरसों के हमले से दुनिया का बेड़ा गर्क हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रणालियों के गाहे बगाहे गच्चा देने संबंधी वाक्य हालांकि इस नई सदी का चौथा हिस्सा बीतने पर भी जारी है, परंतु कमोबेश कंप्यूटर इंटरनेट ने दुनिया को बेहतर ही बनाया है। नौकरियां जाने के बजाय उनमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसलिए एआई को लेकर पैदा चिंताओं का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि इस नई तकनीक से पूरी तरह किनारा करने में ही मानवता की भलाई है, बल्कि आवश्यकता यह है कि इसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में हो, कितना हो, यह सीखा जाए। जैसे अगर खराब गुणवत्ता वाले फोटो को अच्छी गुणवत्ता में बदला है तो एआई टूल की मदद अपरिहार्य है। दवाओं और वैक्सीनों के तेज विकास की जरूरत है तो एआई से लैस सुपर कंप्यूटर की मदद लेना इंसानियत की भलाई करना ही है। चेहरों का डिजाइनिंग, स्केच बनाने, इमेज और कार्टून बनाने में अगर एआई टूल अपनी सिद्धता दिखाते हैं तो उनसे परहेज करना समझदारी नहीं है। यहाँ तक शोध पत्र लिखने में भी अगर कोडिंग को समझने की जरूरत है तो शुरुआती गठन, पहला पैराग्राफ या फिर सारांश लिखने में समस्या है तो वहाँ एआई की मदद ली जा सकती है। शोध कार्यों में भी इसका महत्व है। शोधार्थियों ने किसी विषय का आकलन कैसे किया है और चीजों को नए संदर्भों में कैसे प्रस्तुत किया है। अगर उसने कक्षा में प्रोफेसर की कई बातों को एक तोते की तरह रटकर प्रस्तुत किया है तो यह उसकी गलती है। समझना होगा कि एआई टूल्स अपने लिख निबंधों को भी नहीं समझते हैं, उन्हें उनमें प्रस्तुत भाषा शब्दों के वास्तविक अर्थ नहीं मालूम है। वे तो महज उन तत्वों और भाषाओं को उन व्यवस्थित क्रम में भी प्रस्तुत करते हैं जिनका डाटा उन्हें उपलब्ध कराया गया है। उनसे मिली सामग्री की भाषा एक विशेषज्ञ द्वारा लिखी सामग्री जैसी हो सकती है, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। उनका संपादन अकादमिक स्तर का नहीं होगा, उनसे समीक्षा, रिव्यू और संपादन की ऐसी त्रुटियां होंगी जो प्रयास इंसान नहीं करते हैं। चूंकि एआई के से तैयार सामग्री में तथ्यों को महज प्रोसेस करके प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए वह सामग्री ना तो ज्ञान में वृद्धि करेगी ना ही मौलिकता हासिल करने का अवसर देगी। इन दायरों को समझकर यदि एआई की मदद ली जाती है तो वह कुछ अर्थों में सार्थक कही जा सकती है। देखिए एआई क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, आपकी क्या राय है इस पर, ये सब जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। अब इसकी कमियां बता दें, इससे जुड़ी चिंताएं बता दें और इसके फायदे ना बताएं तो वो भी तो गलत है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कुछ फायदे हैं, कुछ चिंताएं हैं, तो जरूर आपको याद रखना चाहिए। पेशा कानून की प्रतीक्षा में प्रदेश, इस छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, आपको पता है। जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था आपका मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है। 1 नवंबर सन 2000 में राज्य बना था छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विष्णुदेव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। जनजाति बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेषकर अधिकार देने वाले पेशा कानून के लागू होने का इंतजार झारखंड समेत कई राज्य कर रहे हैं। जल जंगल जमीन पर आदिवासियों को विशेष अधिकार दिलाने वाला यह कानून झारखंड के चुनाव में मुद्दा भी बनता रहा और सभी दल इसे लागू कराने की बात करते हैं, लेकिन पेशा को लेकर आज तक राज्य में नियमावली नहीं बन सकी। अच्छी बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ने हाल ही दिनों में इस कानून के प्रति गंभीरता दिखाई है। हाल ही में पेशा कानून को लेकर रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा कि केंद्र जनजातीय समुदाय की परंपरा और संस्कृति का दस्तावेजीकरण करेगा। गांव-गांव की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जाएगा। आगामी 26 जनवरी से इसकी शुरुआत झारखंड से होगी, 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ से। उधर झारखंड सरकार पेशा एक्ट के तहत नियमावली बनाने के लिए अभी रायशुमारी कर रही है। इन प्रयासों ने लोगों के मन में उम्मीद बढ़ाई है और इसी साल जुलाई में हाईकोर्ट ने भी पेशा
पेसा एक्ट को लेकर सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 2 महीने में इसकी नियमावली बनाए। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी इस कानून को लागू करने का आग्रह किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि सरकार राज्यवासियों की भावना के अनुरूप कार्य कर रही है। पेशा पर पहले से चर्चा हो रही है और इस पेशा पर जल्द ही फैसला सरकार लेगी। केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को पेशा कानून लागू किया था। देश में कुल 10 पेशा राज्य हैं, इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना शामिल है। कुछ राज्यों में यह आंशिक रूप से लागू हुआ है, लेकिन उड़ीसा व झारखंड में यह कानून लागू नहीं हो सका। पेशा कानून का पूरा नाम पंचायत एक्ट टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है। 1986 में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पेशा कानून की शुरुआत हुई थी। इस कानून का 3 प्रमुख बातें हैं: जल, जंगल और जमीन का अधिकार। ये आप देखिए, जंगल और गांवों की जमीन पर ग्रामीणों को अधिकार देते हुए यह कानून आदिवासियों को सशक्त बनाता है। जिन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा होगी, वहां संबंधित विभाग को उस क्षेत्र में जल संग्रह करने की व्यवस्था, मिट्टी के कटाव रोकने आदि को के काम करने होंगे। ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से योजना के लाभ दिलाने और जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध कराने आदि की भी व्यवस्था ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस कानून के दायरे में आने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। गांव की जमीन से जुड़े जो भी मामले होंगे, उसका ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी, मुखिया को भेजेगी और मुखिया इसमें सुधार करेगा। आदिवासियों की जमीन अगर किसी गैर आदिवासी के पास चली जाती तो उन्हें वापस पाने का भी अधिकार है। इस तरह पेशा कानून के जरिए आदिवासियों के पास जमीन को लेकर अधिकार बढ़ेंगे। झारखंड जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन और गैर आदिवासियों को हस्तांतरित हुई है। वहीं गांव की बड़ी आबादी का जीवन जंगलों पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ इस कानून की अहमियत और भी बढ़ जाती है। पेशा कानून के तहत यह व्यवस्था है कि अगर किसी क्षेत्र में किसी को जमीन नीलाम हो रही है तो वह जमीन आदिवासी को ही दिलाई जाएगी। इतना ही नहीं, बटाई के लिए किसी जमीन का बंधक रखा गया तो उसे आदिवासियों को देने के अधिकार ग्राम सभा को दिए जाएंगे। वहीं ग्राम सभा के पास जल प्रबंधन के अधिकार रहेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट या हाईवे जैसे निर्माण के लिए आदिवासियों की जमीन ली जाती है तो उसमें ग्राम सभा की अनुमति सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी उस क्षेत्र की ग्राम सभाओं से पहले चर्चा करेंगे। उनकी अनुशंसा के बाद जमीन ली जाएगी। इसी मामले में आदिवासियों से छल कपट न किया जा सके। पेशा एक्ट में इस बात का ध्यान रखा गया। पेशा को लेकर कुछ वैचारिक अंतर्विरोध भी हैं। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति, जनजातीय सुरक्षा मंच आदि संगठनों ने सरकार की नियमावली पर शंका जाहिर की। समिति ने कहा कि पेशा नियमावली में कुछ इस तरह की बनी है कि कुछ खास समूहों को ही इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार को यह भी देखना है कि केंद्र की जो मंशा है उसी अनुरूप नियमावली बने और जल्द से जल्द लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो। झारखंड का निर्माण आदिवासी हितों के लिए किया गया और उनके हित के कानून 2.5 दशक तक लटके रहेंगे, तो कैसा हित सदेगा। झारखंड देख लीजिए एक बार, ये आप देखिए झारखंड है, रांची इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। देखिए इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका क्या झारखंड। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हुआ करे तो बताया करिएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।